चिड़िया, तुम संतान के बिना कैसे रह रही हो? क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम्हारी भी संतान हो? गोरी बहन, तुम्हें क्या पता कि मेरा दिल कितना तड़पता है। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, हमारा इस पर कोई जोर नहीं। वैसे भी गोरी, सब पक्षियों के बच्चे मेरे बच्चे जैसे ही तो हैं। रानो, वो तो ठीक है, लेकिन एक बात कहूँ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो चिड़िया, तुम अपनी बहन टीना की बेटी क्यों नहीं ले लेती? वो अभी बहुत छोटी है, बड़ी होकर उसे कौन सा याद रहेगा कि कौन उसकी माँ है। लेकिन गोरी बहन, टीना नहीं मानेगी। भला कौन अपनी संतान किसी को देता है? चिड़िया, मगर तुम उसकी बहन हो, एक बार बात तो कर देखो। ये सुनकर रानू चिड़िया गहरी सोच में डूब जाती है। चिड़िया, सोचती ही न रहना, अपनी बहन से बात भी कर लेना। ठीक है गोरी, पहले मुझे अपने पति से पूछना होगा। रानू चिड़िया अपने घर जाती है। टुनु जी, क्या आपका मन नहीं करता कि हमारी भी संतान हो? रानो, करता तो है, मगर हमारा इस पर कोई बस नहीं। शायद हमारे भाग्य में संतान ना हो, लेकिन रानो, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। टुनु जी, क्या हम मेरी बहन टीना की बेटी को गोद ले ले? टीना के तो 2 बच्चे हैं। रानो, क्या टीना मान जाएगी? सोच लो रानो, कोई कितना भी प्यार करे, मगर माँ जैसा प्यार नहीं कर सकता। टुनु जी, मैं करूँगी, उसकी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करूँगी। रानो, मुझे कोई एतराज नहीं, तुम्हारी बहन है, बात कर देख लो। अगली सुबह रानू चिड़िया दूसरे जंगल अपनी बहन के पास जाती है। रानू बहन, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। मेरा भी बहुत मन था कि मैं तुम्हें मिल लूं, मगर क्या करूं, गुड़िया भी बहुत छोटी है, इसलिए काफी समय से मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी। राजू कहाँ है टीना? राजू अपने पिता के साथ दाना ढूंढने गया हुआ है। राजू अब बड़ा हो गया है ना, इसलिए वो अपने पापा के साथ दाना ढूंढने चला जाता है। टीना बहन, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ, क्या मुझे इनकार तो नहीं करोगी? रानू बहन, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हें वो जरूर दूंगी। टीना, अब मेरी ममता से और इंतजार नहीं होता। मेरा भी दिल करता है कि मैं माँ बनूं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी बेटी गुड़िया दे दो। ये सुनकर रानू की बहन खामोश हो जाती है, क्योंकि रानू ने उसकी सबसे कीमती चीज जो मांग ली थी। टीना बहन, मुझे इनकार न करना। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे पास तो राजू है। सोचो मुझ पर क्या गुजरती है जब मैं सारी सारी रात जागकर गुजारती हूँ, यही सोचकर कि काश मेरे पास भी कोई बच्चा होता। टीना बहन, मैं गुड़िया को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूँगी। हम दोनों बहनें हैं, गुड़िया आपके पास हो या मेरे पास, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस मेरी ममता को शांति मिल जाएगी। टीना चिड़िया रानू चिड़िया को कैसे इनकार कर सकती थी, क्योंकि उनकी माँ के मरने के बाद रानू चिड़िया ने ही टीना को पाला था। टीना भी रानू चिड़िया की खाली झोली देखकर बहुत दुखी थी। टीना चिड़िया अपना दिल बड़ा कर अपनी बेटी गुड़िया को रानू को दे देती है और रानू चिड़िया गुड़िया को लेकर खुशी खुशी अपने जंगल चली जाती है। गुड़िया को देखकर टुनु चिड़ा भी बहुत खुश था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया रानू चिड़िया को अब माँ कहती थी और रानू चिड़िया भी हर समय गुड़िया के पीछे पीछे रहती। एक दिन ऐसा आता है कि रानू चिड़िया भी अंडा दे देती है। रानू चिड़िया और टुनु चिड़े की खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। टुनु जी, ये सब मेरी गुड़िया की वजह से हुआ है। मेरी गुड़िया बहुत भाग्यशाली है। रानू चिड़िया ने पहली बार अंडा दिया था और वो बहुत खुश थी। इन सब के बावजूद गुड़िया के प्यार के लिए कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि वो गुड़िया का और भी ज्यादा ख्याल रखती है। ऐसे ही एक दिन टीना चिड़िया अपनी बहन और बेटी से मिलने आती है। टीना को जब रानू चिड़िया के अंडे का पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है। रानू बहन, अगर तुम कहो तो मैं गुड़िया को वापस ले जाऊं। अब तो तुम्हारा बच्चा भी आने वाला है। टीना बहन, ये बात आज कही है, दोबारा ना कहना। मैं गुड़िया के बिना एक पल नहीं रह सकती, चाहे मेरे कितने ही बच्चे क्यों ना हो। मुझे गुड़िया सबसे प्यारी है। रानू चिड़िया की बातें सुनकर टीना चिड़िया को तसल्ली हो जाती है कि रानू चिड़िया अब भी गुड़िया से बहुत प्यार करती है। फिर गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। गुड़िया बेटी, ये देखो आपकी मौसी आई है। टीना चिड़िया गुड़िया को प्यार करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मेरी मौसी कितनी अच्छी है, बिल्कुल आप जैसी। गुड़िया बेटी, मौसी भी माँ जैसी होती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन रानू चिड़िया के अंडे से एक छोटी सी बेटी बाहर आती है।
गोरी कवि उन चिड़ियाओं के परिवार को खुश देखकर चल रही थी। कालू जी, ये चिड़िया ना जाने अपने आप को क्या समझती है। क्यों गोरी, क्या हुआ? वो चिड़िया बहुत दिखावा करती है, कहती है मुझे गुड़िया से बहुत प्यार है। भला ऐसे कैसे हो सकता है? वो अपनी बेटी से ज्यादा किसी और की बेटी से प्यार करे। गोरी, तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? और हाँ गोरी, रानो को अपनी बहन से बेटी लेने का मशवरा भी तुमने ही दिया था। कालू, मैंने तो ये मशवरा इसलिए दिया था कि रानो जाएगी अपनी बहन के पास और उसकी बहन उसे बेइज्जत करके निकालेगी। मुझे क्या पता था कि सारा खेल उल्टा ही हो जाएगा। तो गोरी, अब तुम्हें क्या इतराज है अगर वो गुड़िया से ज्यादा प्यार करती है तो? कालू, ये तुम नहीं समझ सकते। हाँ गोरी, सच ही कहा, मैं तुम्हें सच में नहीं समझ सकता। अगली सुबह गोरी कवि सीधा गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? आंटी, मैं अपनी मम्मा के लिए दाना लेकर जा रही हूँ। मेरे बाबा तो मम्मा के लिए दाना ले आते हैं, मगर आज वो दूसरे जंगल गए हुए हैं और मम्मा हमारी छोटी बहना के पास हैं। हाँ गुड़िया, अब तो ऐसा ही होगा। चिड़िया रहेगी अपनी बेटी के पास और तुम्हें भेजेगी दाना लेने। नहीं गोरी आंटी, मम्मा तो खुद आ रही थी, मैंने ही उन्हें मना किया। गुड़िया, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। कौन सा राज आंटी? पहले मुझसे वादा करो कि किसी को नहीं बताओगी कि ये बात मैंने तुम्हें बताई है। आंटी आप बताए तो सही। गुड़िया बेटी, रानो तुम्हारी सगी माँ नहीं है। गोरी आंटी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? गुड़िया, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारी माँ तो वो टीना चिड़िया है जो उस दिन तुमसे मिलने आई थी। अगर मेरा विश्वास नहीं है तो जाओ पूछ लो अपनी रानो मम्मा से। फिर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। अगर ये सब कुछ सच हुआ तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? गुड़िया बहुत परेशान होकर अपने घर चली जाती है। मामा, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप मुझे सच बताएंगी? क्या बात है गुड़िया बेटी, तुम मुझे परेशान लग रही हो। माँ, मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ ना? गुड़िया बेटी, ये आपसे किसने कहा? जिसने भी कहा हो, आप मुझे सच बताएं, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। फिर रानो चिड़िया सारी बात गुड़िया को बता देती है। गुड़िया रोती हुई सीधा गोरी कवि के पास जाती है। गोरी आंटी, आप मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाएं। हाँ हाँ बेटी, मैं अभी छोड़कर आती हूँ। दूसरी ओर रानो चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपने पति के आने का इंतजार नहीं करती और अपनी छोटी बेटी को छोड़कर वो गुड़िया को ढूंढने चली जाती है। पता नहीं गुड़िया कहाँ चली गई, शायद वो टीना के पास गई होगी। रानो चिड़िया तुरंत अपनी बहन के पास जाती है। रानो चिड़िया गुड़िया को उसकी माँ के पास छोड़ आई थी। गुड़िया बेटी, तुम यहाँ, तुम्हारी मम्मा नहीं आई? मेरी मम्मा तो आप हैं, आपने मुझे क्यों किसी और को दिया? गुड़िया बेटी, मैंने पैदा तुम्हें किया है, मगर जो ममता वाला प्यार रानो ने तुम्हें दिया है वो शायद मैं कभी नहीं दे सकती थी। गुड़िया बेटी, तुम खुद ही बताओ, क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि रानो तुम्हारी सगी माँ नहीं है? रानो की अपनी बेटी के बाद भी उसने तुम्हें बहुत चाहा। फिर गुड़िया सोचती है कि रानो ने उसे हमेशा बहुत प्यार किया है। गुड़िया बेटी, असल माँ वो होती है जो आपको प्यार मोहब्बत से पालती है। सिर्फ पैदा करना ही माँ नहीं होता। गुड़िया बहुत शर्मिंदा थी, तभी रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मेरी जान, तुम मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? सॉरी मम्मा, मैं भटक गई थी, आप ही मेरी मम्मा है। मम्मा, छोटी बहना घर पर ही है? हाँ गुड़िया बेटा। चलिए मम्मा, घर चलिए, कहीं बहना को कोई चील ना उठा कर ले। छोटा मिठू नदी पर बैठा हुआ था कि कालू कौवा छोटे मिठू को उठाकर भाग जाता है। कालू, इतनी देर क्यों लगा दी? गोरी, अब छोटे मिट्टू को पकड़कर ही तो आना था। अच्छा कालू, जल्दी करो, चील हमारा इंतजार कर रही होगी। वो छोटे बच्चे को लेकर जाने ही वाले थे कि छोटे मिठू का बाबा आ जाता है। भागो दुष्ट कौवो, भाग जाओ यहाँ से, मेरे बेटे को मुझे वापस दो। छोटे मिठू का पिता दूर से ही पत्थर उठाकर फेंकता है, जो सीधा जाकर गोरी कवि के पाँव में लगता है। गोरी कवि और कालू कौवा छोटे मिठू को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर गोरी कवि नीचे गिर जाती है। कालू, मेरे पाँव में बहुत दर्द है, मुझसे और उड़ा भी नहीं जा रहा। गोरी, कुछ हाथ भी नहीं आया और चोट भी लग गई। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। कालू कौवा गोरी कवि को वहाँ छोड़कर पानी लेने चला जाता है।
रानू चिड़िया बहुत तेज उड़ रही थी। उसे बहुत जल्दी थी क्योंकि आज मौसम ठीक नहीं था। उसे बारिश से पहले पहले अपनी बेटी गुड़िया के लिए दाना लेकर जाना था। चिड़िया चिड़िया मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। रानू चिड़िया घायल कवि को देखकर वहाँ आ जाती है। क्या हुआ गौरी बहन, तुम घायल कैसे हो गई? चिड़िया, मैं एक बूढ़े पक्षी की मदद कर रही थी कि मैं घायल हो गई। चिड़िया, मेरे पाँव पर पट्टी बांध दो। आप यहीं रुके, मैं आपके लिए पट्टी बांधने का सामान लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया वापस अपने घर जाती है। मम्मा, आज आप बहुत जल्दी दाना लेकर आ गई हैं। नहीं गुड़िया बेटी, एक कवि बहुत मुसीबत में है, मैं अभी उसकी मदद करने जा रही हूँ। रानू चिड़िया अपने घर से पट्टी का सामान लेकर गौरी कवि के पास जाती है। मेरे पाँव में बहुत दर्द है। रानू चिड़िया गौरी कवि के पाँव पर पट्टी बांध देती है। कवि, मैंने पट्टी बांध दी है, अब तुम घर जा सकती हो। रानू चिड़िया वहाँ से जाने लगती है तो गौरी कवि रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया, पूरी नेकी करो, आधी नेकी ना करो। मैं घायल हूँ, भला मैं अपने घर कैसे जा सकती हूँ। चिड़िया, आज की रात तुम मुझे अपने घर में रख लो। थोड़ी देर सोचने के बाद रानू चिड़िया गौरी कवि से कहती है, ठीक है कवि, मैं अपनी बेटी के लिए दाना ढूंढ लाऊं, जाते समय मैं तुम्हें ले जाऊंगी। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा गौरी कवि के पास आता है। गौरी, यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं है। अरे गौरी, तुम्हारे पाँव पर पट्टी किसने की? कालू, शिकार मिल गया। एक पागल चिड़िया मेरी बातों में आ गई है और उसके घर में एक छोटी चिड़िया भी है। अब कालू, हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। गौरी, मगर वो कैसे? कालू, बस तुम बेरी के पेड़ पर मेरा बैठकर इंतजार करना, मैं वहाँ रात को आऊंगी। रानू चिड़िया दाना ढूंढ लेती है। जैसे ही रानू चिड़िया दाना ढूंढती है तो वहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है। अगर मैं कवि की मदद न करती तो अब तक मैं अपने घर में होती, मगर वो घायल थी और दर्द में थी। रानू चिड़िया बारिश में ही वापस उड़ती है और गौरी कवि के पास आती है। गौरी कवि, जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ, बारिश और भी तेज होने वाली है। गौरी कवि उड़ती है, वो चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। रानू चिड़िया गौरी कवि को अपने घर ले जाती है, मगर रानू चिड़िया ये नहीं जानती थी कि वो जिस कवि की मदद कर रही है वो बहुत बुरी है। मम्मा, ये कवि कौन है? गुड़िया बेटी, ये वही कवि है जिसके पाँव में चोट लगी थी, मैं इसे अपने घर ले आई हूँ। मम्मा, मगर आप तो कहती हैं कि कवों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कवि बहुत बुरे होते हैं। मगर ये कवि घायल है और मुसीबत में है। गौरी कवि गुड़िया की बात गौर गौर से सुन रही थी। नहीं नहीं गुड़िया, मैं बुरी कवि नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छी कवि हूँ। मैं तो सभी पक्षियों की बहुत मदद करती हूँ। रानू चिड़िया गौरी कवि को अच्छा भोजन देती है। रानू चिड़िया गौरी कवि को नया घोंसला देती है और खुद अपनी बेटी के साथ पुराने घोंसले में सो जाती है। बारिश भी जोरों पर थी। आधी रात को गौरी कवि उठ जाती है। वो चुपके से गुड़िया को उठाकर वहाँ से खिड़की के रास्ते भाग जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बुरी कवि आंटी, मुझे छोड़ दो। मगर गौरी कवि तेजी से उड़ते हुए बेरी के पेड़ पर जाती है। ये गौरी की बच्ची खुद चिड़िया के घर में मजे कर रही है और मुझे यहाँ बारिश में भीगने के लिए छोड़ गई है। अब ऐसी बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? तभी कालू कौवे को गौरी कवि के उड़ने की आवाज आती है। आ गई, मेरी पत्नी आ गई। कालू जी, मैं अकेली नहीं आई, देखो देखो, मैं तो साथ में शिकार भी लाई हूँ। हाँ गौरी, अब हम ये छोटी चिड़िया चील को बेच देंगे और फिर जंगल के अमीर कौवे बन जाएंगे। कालू, बारिश बहुत तेज है, थोड़ी देर बैठकर बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। गौरी, वो देखो सामने एक पेड़ की खोखर, हम दोनों चलकर वहाँ बैठ जाते हैं और इस छोटी चिड़िया को यहाँ पेड़ से बांध देते हैं। आंटी, गौरी आंटी, मुझे छोड़ दे, मैं यहाँ बारिश में मर जाऊंगी। प्लीज आंटी, मुझे छोड़ दे। कोई बात नहीं गुड़िया, वो चील आंटी भी तुम्हें मार कर ही खाएगी। फिर वो दोनों कौवा और कवि गुड़िया को पेड़ से बांधकर पेड़ की खोखर में जाकर बैठ जाते हैं।
गुड़िया, मेरी बेटी गुड़िया, गुड़िया बेटी कहाँ हो तुम? और वो घायल कभी भी नहीं है। मैं धोखे में आ गई। वो काली कभी मेरी बेटी को उठा कर ले गई। रानू चिड़िया तेज बारिश में घर से निकलती है। वो तेज बारिश में अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। गुड़िया, गुड़िया बेटी कहाँ हो आप? कालू कौवा और गौरी कौवी पेड़ की खोखर में सो जाते हैं। उसी पेड़ में एक सांप भी रहता था। जैसे ही सांप की नजर उन दोनों पर पड़ती है तो वो उन दोनों को जाकर डस लेता है। मर गया गौरी, मर गया। मुझे सांप ने डस लिया है। कालू, मुझे भी सांप ने डस लिया है। मुझे बचा लो कालू। तुम दोनों मरोगी और मेरा भोजन बनोगी। गुड़िया भी सामने ये सब देखकर बहुत डर रही थी। वो सांप दोनों कौवों को मार देता है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को ढूंढ रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर मिलता है। क्या हुआ चिड़िया, तुम आधी रात को बारिश में क्यों भीग रही हो? कबूतर भैया, वो दुष्ट कौवे मेरी गुड़िया को उठा कर ले गए। मैं अपनी गुड़िया को ढूंढ रही हूँ। चिड़िया बहन, जब मैं आज भोजन लेने गया तो कालू कौवे को बेरी के पेड़ पर देखा था, और जब मैं वापिस आ रहा था वो तब भी वहीं बैठा हुआ था। चलो चिड़िया बहन, बेरी के पेड़ के पास चलकर देखते हैं। हो ना हो उन दोनों की ही साजिश होगी। फिर रानू चिड़िया और कबूतर दोनों बेरी के पेड़ पर जाते हैं। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, आप ठीक हो? मम्मा जल्दी चलिए, यहाँ बहुत बड़ा सांप है जिसने दोनों कौवा और कवि को खा लिया है। फिर मामा चिड़िया और कबूतर दोनों गुड़िया को आजाद करते हैं और साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे गुड़िया अपने घर सुरक्षित पहुँच जाती। गौरी, ये दाना मेरा है, मेरा दाना मुझे वापस दो। मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ ये दाना। तुम्हारे बच्चे बहुत गंदे हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते तुम्हारे बच्चे। ये दाना तो मेरी मुन्नी ही खाएगी। गौरी, सबको अपने अपने बच्चे ही अच्छे लगते हैं। लेकिन गौरी कौवी चिड़िया का दाना उठाकर वहाँ से भाग जाती है। रानू चिड़िया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया को मैदान में एक पेड़ से मीठा फल मिल जाता है। मेरी गुड़िया ये फल खाकर बहुत खुश होगी। रानू चिड़िया वो मीठा फल लेकर घर की ओर जाने लगती है तो रास्ते में गौरी का पति कालू रानू चिड़िया को रोक लेता है। कालू, तुमने मुझे क्यों रोक लिया है? मेरा मीठा फल खाने को मन कर रहा था, इसलिए रोका है तुम्हें। पहले ही तुम्हारी पत्नी मेरा दाना छीन कर ले गई है, अब मैं ये मीठा फल तुम्हें नहीं दूंगी। तुमसे कौन लेगा, मैं तो छीन लूंगा। कालू कौवा आगे बढ़ता है। रानू चिड़िया को धक्का देकर वो मीठा फल वहाँ से ले जाता है। रानू चिड़िया नीचे जाकर गिरती है। दुष्ट कौवा, बुरा कौवा, गंदा कौवा, ये मीठा फल खाकर तेरे भी पेट में दर्द होगा। रानू चिड़िया बेबस बैठी ऐसे बोले जा रही थी। रानू चिड़िया ऐसे बैठी रो रही थी। तभी वहाँ से साधु उल्लू गुजरता है जो रानू चिड़िया को देख लेता है। क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? फिर रानू चिड़िया उल्लू को सारी बात बताती है। मेरी गुड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी, उसने कल से कुछ नहीं खाया। बेटी तू चिंता न कर। फिर साधु उल्लू रानू चिड़िया को एक जादुई मटका देता है। ये ले बेटी, ये जादुई मटका। रात के 12 बजे अगर तू नेक मन से कुछ भी इस मटके से खाने की चीज मांगेगी तो वो तुझे मिलेगा। साधु उल्लू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। फिर रानू चिड़िया वो मटका उठाकर अपने घर ले जाती है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, आप मेरे लिए भोजन लाने की बजाय ये मटका क्यों ले आई हैं? गुड़िया बेटी, ये जादुई मटका है, ये हमें रात 12 बजे खाने की चीजें देगा। मामा, जादुई मटका भला ऐसे कैसे हो सकता है? गुड़िया बेटी, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। ये देखने के लिए हमें रात 12 बजे तक इंतजार करना होगा। ऐसे ही रात हो जाती है और रात के 12 बज जाते हैं। गुड़िया बेटी, 12 बज गए हैं, अब हम मटके से कुछ खाने की चीज मांगते हैं। मामा, मुझे मीठे मीठे फल खाने हैं। ठीक है गुड़िया बेटी, ए जादुई मटके, हमें खाने के लिए मीठे मीठे फल दो। रानू चिड़िया के मांगते ही मटका मीठे फलों से भर जाता है। अरे वाह मम्मा, ये तो सच में जादुई मटका है। हाँ गुड़िया बेटी, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। अगली सुबह रानू चिड़िया मीठे फल लेकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर हैरानी से पूछता है,
रानू बहन, इतने सारे मीठे फल ये कहाँ से लिए आपने? ये सारे मीठे फल मेरे जादुई मटके ने दिए हैं। रानू चिड़िया वो फल कबूतर को देकर वहाँ से चली जाती है। कबूतर अपने आधे फल मिठू तोते को दे देता है। मिठू तोता अपने फल खा रहा था कि वहाँ गोरी कभी आ जाती है। ओए मिठू तोते, ये मीठे फल मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये मीठे फल मुझे कबूतर ने दिए हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। फिर गोरी कभी कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, मुझे भी मीठे फल दे दो। ये चिड़िया ने अपने जादुई मटके से लिए हैं, ये मीठे फल मेरे हैं, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। जादुई मटके का सुनकर गोरी कवि की आंखें खुली की खुली ही रहती हैं। गोरी कवि जल्दी से अपने घर भागती है। कालू कालू, बहुत बुरा हुआ, चिड़िया को कोई जादुई मटका मिला है जो चिड़िया को मीठे मीठे फल और भोजन देता है। गोरी, आज रात हम छुप कर देखेंगे, अगर वो सच में जादुई मटका है तो कोई मुश्किल नहीं, हम उसे चोरी कर लेंगे। चोरी करना मेरे लिए बहुत आसान है। रात हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कवि रानू चिड़िया की खिड़की में छुपकर बैठ जाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, रात के 12 बज गए हैं, आज हम अपने जादुई मटके से मिठाई और मीठा हलवा लेंगे। फिर रानू चिड़िया जादुई मटके से कहती है, ए जादुई मटके, हमें मिठाई और मीठा हलवा दो। रानू चिड़िया के ऐसे कहते ही वहाँ मिठाई और मीठा हलवा आ जाता है। गोरी कवि और कालू कौवा आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब कुछ देख रहे थे। अगली सुबह हो जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ बाहर जाती है तो कालू कौवा रानू चिड़िया के घर में घुसकर वो जादुई मटका ले जाता है। वो जादुई मटका चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। कालू, इस जादुई मटके को अलमारी में छुपा दो, अगर चिड़िया ने देख लिया तो वो ले जाएगी। फिर रानू चिड़िया और गुड़िया भी अपने घर आ जाती हैं। वो अपना जादुई मटका ना देखकर बहुत परेशान थी। गुड़िया बेटी, हमारा जादुई मटका नहीं है। मम्मा, हमारा जादुई मटका हमारे पास आ जाएगा, कोई भी हमारा मटका चोरी नहीं कर सकता। कौवा और कवि रात के 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो कालू कौवा गोरी कवि से कहता है, गोरी, हर समय मुझसे लड़ती रहती हो, अब मांग लो जो भी मांगना है तुमने। हाँ हाँ कालू जी, मैं मांगती हूँ। पहले जादुई मटके, मुझे सोने का एक बड़ा सेट दे दो। गोरी कवि के ये कहते ही मटके से सांप निकलना शुरू हो जाते हैं और वो गोरी और कालू के पीछे भागने लगते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें इन सांपों से बचाओ। शोर सुनकर रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। चिड़िया, गलती से हमने तुम्हारा जादुई मटका चोरी कर लिया है, प्लीज हमारे घर में जाओ और अपना जादुई मटका ले जाओ। गोरी, अच्छाई के बदले अच्छाई मिलती है और नेकी के बदले नेकी, लेकिन बुराई के बदले हमेशा बुराई ही मिलती है। तुम दोनों बहुत बुरे हो और चोर भी, इसलिए वो जादुई मटका तुम्हारी कभी भी मदद नहीं करेगा। किसी जंगल में एक गोरी कवि रहती थी। वो कवि बहुत गरीब थी। एक दिन वो नदी से पानी भरने जा रही थी। गोरी के पास एक मटका था जिसमें पानी भरकर वो घर लाती थी। गोरी कवि ने उस मटके को नीचे रखा और पानी भरने लगी। तभी उसने देखा कि उस मटके में एक सांप बैठा है। मैं ये सांप अपने घर ले जाऊंगी और इसे खुद को काटने दूंगी। मैं इतनी गरीब और अकेली हूँ कि मैं जीना भी नहीं चाहती। गोरी कवि वो मटका लेकर घर पहुंची। जैसे ही उसने मटके को नीचे रखा तो वो मटका एक सोने के हार में बदल गया, जिसे देखकर कवि बहुत हैरान हुई क्योंकि वहाँ सांप की जगह एक कीमती हार पड़ा हुआ था। वो कवि सोने का हार लिए जल्दी से कबूतर महाराज के पास गई और कबूतर महाराज ने वो सोने का हार तुरंत खरीद लिया और अपनी रानी को देने के लिए, क्योंकि वो हमेशा दुखी रहती, उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। रानी वो हार देखकर बहुत खुश हुई। महारानी ने वो हार अपने एक बक्से में रख दिया। थोड़ी देर बाद रानी ने दोबारा वो हार देखना चाहा, मगर जब उसने बक्सा खोला तो वो देखकर हैरान होगी क्योंकि वहाँ सोने का हार नहीं बल्कि चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा था जो खेल रहा था और वो रानी को देखते ही खुश हो गया। ओह, ये कितना प्यारा है, मैं हमेशा से एक बेटा चाहती थी।
ये बच्चा मेरे लिए किसी भी गहने से ज्यादा कीमती है। बहुत साल बीत गए। अब वो बच्चा एक बहुत खूबसूरत राजकुमार बन गया था, जिसकी अक्लमंदी की तारीफ जंगल के सभी पक्षी करते थे। फिर राजा और रानी ने शहजादे की शादी के लिए एक चिड़िया को ढूंढना शुरू कर दिया। पास के राजा की बेटी रानो चिड़िया से शहजादे की शादी हो गई। गोरी कवि को राजकुमार की हिफाजत करने के लिए रखा गया था। फिर एक दिन गोरी कवि ने जंगल के सभी पक्षियों को बताया कि कैसे राजकुमार का जन्म हुआ था। ये अफवाह फैलने लगी और एक दिन रानो चिड़िया के कानों में भी पहुंच गई। राजकुमारी चिड़िया को भी ये बात जानने की बहुत इच्छा थी, इसलिए राजकुमारी ने राजकुमार से पूछना शुरू कर दिया। राजकुमार बहुत प्यार से बात करता, मगर राजकुमारी उससे बात नहीं करती। राजकुमार, मुझे अपने जन्म का राज बताइए। मगर ये सुनकर राजकुमार उदास हो जाता है। देखो राजकुमारी, अगर मैंने तुम्हें ये राज बता दिया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। आखिरकार राजकुमार अपनी राजकुमारी से ये बात छुपा न सका। राजकुमारी चिड़िया, आज रात मैं आपको एक राज बताऊंगा, मगर वो सच्चाई जानकर आपको हमेशा पछतावा होगा। जिसे सुनकर चिड़िया बहुत खुश थी। रात को वो दोनों नदी पर गए। वो दोनों नदी पर रुके। क्या तुम अब भी चाहती हो कि मैं तुम्हें वो राज की बात बताऊं? हाँ राजकुमार, मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि अब मैं एक राजा का बेटा हूँ, लेकिन मुझे एक सांप से शहजादा बनाया गया था। जैसे ही राजकुमार ने चिड़िया को ये बात बताई तो वो एक सांप में बदल गया और वो राजकुमार सीधा नदी के अंदर चला गया। राजकुमारी चिड़िया ने अपने पति को आवाज लगाई, मगर वो राजकुमार वापस नहीं लौटा। अगली सुबह जब कबूतर राजा और रानी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि चिड़िया रो रही है। राजकुमारी चिड़िया ने सारी बात बताई, जिसके बाद रानो चिड़िया ने वहीं नदी के किनारे अपना एक घर बनवा लिया। इस तरह वो रोज अपने राजकुमार को देखती रहती और रोती रहती। ऐसे ही काफी समय गुजर गया, मगर वो चिड़िया अपने राजकुमार के इंतजार में रही। आधी रात को चिड़िया ने देखा कि वो सांप उसके पास आ रहा है। कौन हो तुम और तुम क्या चाहते हो? मैं राजकुमार हूँ, तुम्हारा पति। मुझे तुम्हारी याद आई और मैं तुमसे मिलने आ गया। चिड़िया रोने लगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मैंने तुम्हें जवाब दिया तो तुम जिंदगी भर पछताती रहोगी। हाँ राजकुमार जी, मैं इस बात के लिए जिंदगी भर पछताई और जिंदगी भर ये गम सहा है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे आप वापस आ जाएं? हाँ, एक उपाय है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम्हें दूसरे जंगल में पहाड़ों के पास एक पेड़ मिलेगा जिस पर जादुई फल है। अगर तुम वो जादुई फल ले आओ तो मैं फिर से ठीक हो सकता हूँ। मगर हाँ, उस जादुई फल की रक्षा वो जादुई चीलें करती हैं। जो भी वहाँ जाता है कभी जिंदा लौटकर नहीं आता। राजकुमार जी, मैं आपको ठीक कर दूंगी। मैंने पहले ही बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर रानो चिड़िया रात को ही दूसरे जंगल की ओर जाती है। वो सारी रात में उड़ती रहती है और दूसरे जंगल पहुंच जाती है, जहां रात के अंधेरे में चिड़िया को एक आवाज सुनाई देती है। कोई मेरी मदद करे, ये पेड़ मुझ पर गिर गया है, कोई मेरी मदद करे। चिड़िया जल्दी से वहां जाती है। वहां एक बुलबुल पेड़ की डाल के नीचे दबी हुई थी। रानो चिड़िया बुलबुल को देखते ही उसकी मदद करती है और वो बहुत मुश्किल से उस पेड़ की डाल को हटा देती है। शुक्र है आपका, आप बहुत अच्छी हो जो इस रात के समय आपने मेरी मदद की। देखिए बुलबुल बहन, आपकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी थी। आप तो राजकुमारी लग रही हैं, इस जंगल में क्या कर रही हैं? फिर रानो चिड़िया बुलबुल को सारी बात बताती है। राजकुमारी, उस ओर बहुत खतरा है, वो जादुई चीले हैं। हाँ बहन, मुझे पता है, मगर मैं अपने पति को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। राजकुमारी, आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, बस एक ही उपाय है वहाँ तक जाने का। बुलबुल, मुझे बताओ, मैं अपने पति को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उस अंधेरी गुफा में आगे बढ़ते ही आपको एक ना बुझने वाली मशाल दिखाई देगी। अगर आप उस जादुई आग को अपने साथ लेकर जाएं,
तो वो जादुई चीलें आग को देखकर जल जाएंगी। मगर उस गुफा की रक्षा एक तोता करता है। मगर बुलबुल, क्या वो तोता मुझे गुफा में जाने देगा? चिड़िया, वो नहीं जाने देगा। राजकुमारी, नदी के उस पार आपको एक पेड़ मिलेगा जिस पर जादुई अमरूद लगते हैं। अगर आप वो अमरूद लेकर जाएं और वो तोते को खिला दें तो वो रात के लिए सो जाएगा। तोते के सोते ही आप उस गुफा के अंदर चले जाना। शुक्रिया बुलबुल, आपने मेरी मदद की। अब मैं चलती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से जाती है। सामने एक पेड़ था जहाँ अमरूद लगे हुए थे। ठहरो चिड़िया, तुम मेरे अमरूद नहीं तोड़ सकती। अगर तुम्हें मेरे पेड़ से फल चाहिए तो मुझे नदी से लाकर पानी देना होगा। रानू चिड़िया वहाँ से नदी की ओर जाती है और पानी भरकर लाती है। वो पेड़ के जड़ों में पानी देती है। तभी ऊपर से अमरूद गिरता है जिसे उठाकर रानू चिड़िया गुफा के पास जाती है। तुम कौन हो चिड़िया, और यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। मिठू भाई, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी। मेरे पास कुछ फल थे, सोचा आपको भी दे दूं। क्या कोई मीठा फल है आपके पास? हाँ, ये मीठा फल है अमरूद। अमरूद तो मुझे बहुत पसंद है। फिर मिठू तोता वो अमरूद खा लेता है। अमरूद खाते ही वो सो जाता है। रानू चिड़िया मिठू तोते के सोते उस गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा में बहुत अंधेरा था। वो आगे बढ़ती रहती है। तभी वहाँ उसे एक मशाल नजर आती है जो जल रही थी। राजकुमारी वो मशाल उठाती है और पहाड़ों की ओर बढ़ जाती है। पहाड़ों पर उन्हें वो चीलें दिखाई देती हैं जो एक पेड़ की रक्षा कर रही थीं। जैसे ही रानू चिड़िया उस मशाल को आगे करती है तो वो जादुई चीलें जल जाती हैं। रानू चिड़िया पेड़ से एक फल तोड़ती है और वापस अपने जंगल की ओर बढ़ती है। वो वापस नदी के किनारे आती है। उस जादुई फल को वो नदी के पास रख देती है। तभी वो सांप नदी से बाहर आता है और वो फल खा लेता है। फल खाते ही सांप फिर से राजकुमार बन जाता है, जिसे देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश होती। कालू जी, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? गौरी कवि के आंसू देखकर जंगल के सभी पक्षी उसे नफरत से देखते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कवि बहुत मनहूस है। जिस भी कवि से शादी करती है वो दूसरे दिन मर जाता है। अब तक इस कवि के 4 पति मर चुके हैं, मनहूस कहीं की। मैं तो कहता हूँ कि कवि को चीलों के हवाले कर देते हैं। नहीं नहीं मिठू जी, ये कवि तो बहुत मनहूस है। अगर चीलों ने इसे खा लिया तो वो भी मर जाएंगी। जंगल के सभी पक्षी गौरी के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, मगर गौरी कवि अपने पति की लाश के सामने बैठी रो रही थी। चलो चलो चले यहाँ से। अगर इसकी मनहूसियत हमें लग गई तो कहीं हम भी ना मर जाएं। मनहूस कहेगी, मर क्यों नहीं जाती? मैं मनहूस नहीं हूँ। मैं मनहूस नहीं हूँ। अगले दिन गौरी कवि अपने घर के बाहर बैठी सोच रही थी, ऐ ऊपर वाले, मैं जब भी शादी करती हूँ तो मेरा पति न जाने क्यों मर जाता है। क्या मुझे कभी पति का प्यार नहीं मिलेगा? एक दिन गौरी कवि जंगल से जा रही थी तो वो एक बुलबुल के बच्चे को रोता हुआ देखती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटे, तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहीं चली गई है। रो नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई फल लेकर आती हूँ। रोते हुए बच्चे पर तरस खाकर गौरी कवि उसे कुछ फल लाकर देती है, लेकिन वो फल जहरीले थे, जिसे खाने के बाद बुलबुल के बच्चे की मौत हो जाती है। ऐ ऊपर वाले, ये क्या हो गया? ये बच्चा तो मर गया। बेटा उठो, वरना जंगल वाले मुझे फिर से मनहूस कहेंगे। तभी वही बुलबुल आ जाती है। अरे मनहूस कवि, तू यहाँ क्या कर रही है? और ये मेरे बेटे को क्या हो गया है? बुलबुल बहन, तुम्हारा बेटा तो मर गया। क्या कवि, तुमने मेरे बेटे को भी मार दिया? मनहूस कहीं की। बुलबुल बहन, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, बस उसे कुछ फल ला कर दिए थे। मनहूस कवि, तेरा साया मेरे बेटे पर पड़ते ही तो उसे भी खा गई। मनहूस कहीं की।
बुलबुल को रोता सुनकर जंगल के पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बुलबुल, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? ये काली कवि, ये मनहूस कवि ने मेरे बेटे को मार दिया। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने इसे नहीं मारा। हमें इस मनहूस काली कवि को जंगल से निकाल देना चाहिए, वरना एक दिन ये हम सबको भी ऐसे ही खा जाएगी। हाँ मिठू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस काली कवि को हमारे जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर जंगल के सभी पक्षी गोरी कवि को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। जंगल से निकाले जाने पर गोरी कवि नदी के किनारे पर जाती है। लगता है जंगल के पक्षी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं मनहूस हूँ। अगर मैं सच में मनहूस हूँ तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मनहूस बनकर जीने से मेरा मर जाना ही अच्छा है। मेरे मर जाने से मौत का सिलसिला खत्म हो जाएगा और जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी से रहेंगे। मैं पानी में डूबकर अपनी जान दे दूंगी। जैसे ही गोरी कवि छलांग लगाने जाती है तो वहाँ मीनू मौसी आ जाती है। क्या हुआ कवि, भरी जवानी में क्यों डूबने जा रही हो? मौसी, मुझे मरने से मत रोको, मुझे मर जाने दो। कवि, ऐसी क्या बात है जो तुम अपनी जान देने जा रही हो? जंगल के सभी पक्षी मुझे मनहूस समझते हैं, इसलिए मैं जीना नहीं चाहती। कवि, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्या मौसी, तुम्हें भी सब मनहूस समझते थे? हाँ कवि, मगर मैंने मुसीबत का सामना किया। तुम भी मुसीबत का सामना करना सीखो, फिर देखना एक दिन तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। मीनू मौसी की बातें सुनकर गोरी कवि ने मुसीबतों से लड़ने का फैसला कर लिया। तुम्हारी बात ठीक है मौसी, अब मैं मरूंगी नहीं बल्कि लड़ूंगी। ये हुई ना बात, अब हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगी। फिर मीनू मौसी और गोरी कवि कुछ दिन साथ रहती हैं। एक दिन एक कौवा मीनू मौसी के पास आता है। मीनू मौसी, ये कौन है? डरो नहीं गोरी, ये भी मेरा दोस्त है, ये भी तुम्हारी तरह बहुत दुखियारा है। मीनू मौसी, ये कवि कौन है? फिर मीनू मौसी गोरी कवि के बारे में सारा बताती है। अच्छा मीनू मौसी, ये भी हमारी तरह मुसीबत की मारी है। एक बात पूछूं कवि जी? हाँ हाँ पूछो। आपके साथ क्या हुआ था? मुझे भी जंगल के वासियों ने मनहूस कहकर निकाल दिया था। मगर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि जंगल के पक्षियों ने आपको बाहर निकाल दिया? मैं अपनी पत्नी के लिए मीठे फल लाया था, मेरी पत्नी वो फल खाते ही मर गई। क्या इस बात पर जंगल के पक्षियों ने आपको बाहर निकाल दिया? नहीं कवि, मुझे कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ी बीमारी लग गई। मुझे जंगल के पक्षियों ने मेरे बच्चों के साथ बाहर निकाल दिया। कौवा रोने लगता है। कव्य जी, आप रोइए नहीं, मैं आपके बच्चों की माँ बनकर उनकी रक्षा करूँगी। ये सुनकर वो कौवा बहुत खुश हो जाता है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ कवि जी, हो सकता है आपके बच्चों के लिए ही मुझे नया जीवन मिला हो। फिर कौवा गोरी कवि को साथ लेकर अपने बच्चों के पास आता है। देखो बच्चों, तुमसे मिलने कौन आया है? पापा, ये कौन है? बच्चों, ये आज से तुम्हारी माँ है। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर गोरी कवि कौवे के बच्चों की माँ बनकर रक्षा करती है। एक दिन गोरी कवि अपने बच्चों को लेकर नदी पर जाती है। तभी वहाँ एक चील आ जाती है। अरे वाह वाह, आज तो छोटे छोटे बच्चे, इनका मांस बहुत ही नर्म होगा।